नमस्कार। आज अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर को सॉल्व करेंगे और अपन देखेंगे कि इस पेज पे जो 2026 का जो पेपर आएगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे और उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा। अभी जो लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें अपन ने देखा था कि बच्चों को समझ में नहीं आया कि इस पेपर को अपन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बदलते पैटर्न के साथ अपन ने तैयारी नहीं करी थी। और अगर ऐसा ही रहा कि इस बदलते पैटर्न के साथ अगर अपन 2026 की प्रिपरेशन को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम सेलेक्ट ना हो पाए। वैसे इन पेपर में इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करा है, बस चेंज इस बात का है कि एक तो इसको लेंथी बना दिया, इसमें लैंग्वेज को बढ़ा दिया और एक क्वेश्चन में ही उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है। अब इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बहुत कम समय में इस क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे। और उन्हीं क्वेश्चन को लेके जो बिल्कुल सरल वे में थे लेकिन पढ़ते समय लग रहे थे कि ये बहुत बड़े हैं और इनको सही उत्तर के लिए चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अपन बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि अपन को कैसे उस एग्जाम के पेपर होल को अटेम्प्ट करना है और उस प्रेशर में नहीं आना और अपन को क्वेश्चन में कौन सा जो शॉर्ट पॉइंट है या की पॉइंट है जो उस आंसर की ओर लेके जाएगा उसके बारे में अपन को देखना है। तो देखो, अपना ये जो आरपीएससी का जो अभी पेपर हुआ था मैंने उस पेपर से क्वेश्चन को उठाए और ऑफिशियल जो उसके आंसर किए वहीं से इस आंसर को टिक करा है। अब यहाँ पर अपन को ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है कैसे है, अपन को ये देखना है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा था, उन्होंने कौन कौन से टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा था और आने वाली आरपीएससी के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में अपन को देखना है। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा था कि नीचे अंतःप्रद्रवीय जालिका के कार्य दिए गए हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के वर्क दिए गए हैं। अब उन्होंने सीधा ऑप्शन में दे रखा है कि पहला दे रखा है कि फर्स्ट वर्क होगा उसका लिपिड संश्लेषण, सेकंड एस्टेरॉइड संश्लेषण, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ निराविषीकरण और फिफ्थ है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो, इन्होंने एक तो बच्चे को फंसाने के लिए यहाँ पर जो नीचे पॉइंट लिखा, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका से संबंधित सही कार्यों का चयन कीजिए। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम जब दिया होगा उनमें बहुत बच्चों ने ये मिस्टेक करी होगी कि इन सबको पढ़ा होगा लेकिन इस लाइन को उन्होंने छोड़ दिया होगा। यह अक्सर अपन एग्जाम में ये सिली मिस्टेक कर जाते हैं कि अपन बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक के कारण अपन आंसर को गलत कर बैठते हैं, फिर बाद में वापस आके देखते हैं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो जाती है, सही पढ़ने में या सही नहीं पढ़ने में। अब देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है अपन को पता है कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में सही कथन है। अब पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें हर नोट्स में अपन ने पढ़ा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या करेगी, पहला तो लिपिड का संश्लेषण तो करती है, एक स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है, ये भी हर नोट्स में पढ़ा हुआ है, निराविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करती है, ये भी हर नोट्स में पढ़ा हुआ है। अब अपन ने पढ़ा है कि जैसे कि जो प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करती है, तो वहां पे करती है RER। तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि इनमें से कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कौन सा वर्क है। तो देखो, प्रोटीन संश्लेषण RER, तो पहला तो आप यही हटा दो कि जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन को ही गलत कर देना। तो यहाँ पर ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब दूसरे की बात करें कि अपन को पता है कि लिपिड संश्लेषण, एस्टेरॉइड संश्लेषण ये दोनों होते हैं और निराविषीकरण ये भी देखा जाता है। अब देखो, ये तीनों ऑप्शन किस में दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, और ये जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये पॉइंट जो है वो नया देखने को मिला है इस नोट्स के हिसाब से। बाकी अक्सर ये जो बेसिक जो चीजें हैं अपन हर नोट्स में नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड तक भी ये पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना ये समझ में आया कि इन्होंने बस वही पॉइंट है लेकिन पूछने का तरीका बदला और सही और सटीक उत्तर की ओर अपन को जाना है। अब अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इन्होंने गोल्जी बॉडी से क्वेश्चन पूछा है। अब इन्होंने कहा है कि गोल्जी सम्मिश्र की सिस्टर्नी ध्रुवीय संरचना है जिसमें शीर्ष और ट्रांस फलक होते हैं। शीर्ष कथन दूसरा है कि शीर्ष फलक निर्माणकारी फलक है तथा ट्रांस फलक कैसा है, परिपक्वन फलक है। अब इन्होंने ऑप्शन में पूछा है कि कथन फर्स्ट, कथन दो दोनों सत्य है, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन दो क्या है, सत्य है, कथन फर्स्ट और कथन दो दोनों असत्य है। अगर आपने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा होगा, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए अपन गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। गोल्जी बॉडी ये रही, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो वर्क चलता है उसके हिसाब से है। तो गोल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में मैं बताऊं आपको, तो देखो ये जो गोल्जी बॉडी है ये रही, गोल्जी बॉडी कौन सी, ये रही। अब ये जो गोल्जी बॉडी है इसका ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की तरफ का जो सिरा है, किस ओर, ये जो ER से मेंशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में DNA, DNA से HNRNA, HNRNA से mRNA। अब देखो यहाँ पर है RER, और RER पर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम। ये जो डॉट में दिख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और उस पर क्या उपस्थित है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं, तो राइबोफोरिन प्रोटीन से। ये भी बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये RER किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का। नीचे की तरफ है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या चिकनी अंधप्रत्यवीय जालिका। ये किसका संश्लेषण करती है, फैट या हम कह सकते हैं लिपिड का संश्लेषण। अब देखो यहां से ये संश्लेषण होगा, उसके बाद ये जाएंगे गोल्जी बॉडी की तरफ। और गोल्जी बॉडी में दो सिरे होते हैं, एक तो होता है सीस फॉर्मिंग फेज और एक होता है ट्रांस या मैचुरेशन फेज। अब देखो यहां पर ये जो सीस फॉर्मेशन है, सीस या फॉर्मिंग फेज है, ये किस ओर है, ER की तरफ है। और ये जो ट्रांस या मैचुरेशन फेज है वो किस ओर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर है। अब ये देखो गोल्जी बॉडी जो है, अगर ये गोल्जी बॉडी प्रोटीन का संश्लेषण करती है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये गोल्जी बॉडी लिपिड का संश्लेषण करती है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक अपन आगे देखेंगे कि ये जो ER सिस्टम है उसके बारे में सारी चर्चा भी अपन आगे देखेंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक पूछा है कि गोल्जी सम्मिश्रण की सिस्टर्नी ध्रुवीय संरचना जिसमें शीर्ष व ट्रांस फलक होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सही है, शीर्ष और ट्रांस फलक दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कथन दूसरा दे रखा है कि शीर्ष फलन निर्माणकारी, अपन ने देखा कि शीर्ष जो है वो निर्माणकारी है और ट्रांस फलक क्या है, परिपक्वन फलक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर अपन ने इस वे में, इस डायग्रामेटिक तरीके से अगर पढ़ा होगा तो एग्जाम में अपन आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर प्लेसेंटा से पूछा है, और इस RPSC के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इन्होंने प्लेसेंटा से तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछे थे। इस सेशन में अपन 2 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और बाकी जो प्लेसेंटा है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर प्लेसेंटा के इतने टाइप हैं, अपन इनको सही और सिस्टमेटिक तरीके से याद कैसे करें। बहुत बार ये अपने सामने यही समस्या आती है कि सर मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम टाइम में उसको अपन अपनी ब्रेन में एक इमेज के थ्रू याद करें और एक पैराग्राफ पढ़ें, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ को इमेज के थ्रू याद करते हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी होगी, जब और एग्जाम में आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होगी, लेकिन वो पैराग्राफ जो सेंटेंस लाइन टू लाइन लिखा है वो कभी क्रिएट नहीं होगा। और इसी प्लेसेंटा के नोट्स को अपन बाकायदा एज अ डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे, और आपने इससे आसान तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। ये बहुत ही सरल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा अवरोधक एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा अपराग में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य हासित होता है। मतलब
जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्लेसेंटा में मदर और जो एम्ब्रियो है उन दोनों के जो टिश्यू होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें कोरियोनिक विलाई से जो कनेक्शन देखा जाता है उसके बारे में अपन देखेंगे कि ये वास्तव में ये प्लेसेंटा बनेंगे कैसे। तो देखते हैं अपन। देखो, ये इसमें बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। वैसे मैंने मदर और एक हो गया एम्ब्रियो, इसको समझने के लिए इस वे में, वैसे ये सबके अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हिसाब से होगा, लेकिन अगर बेसिकली अपन डायग्रामेटिक और सटीक तरीके से याद करने के लिए अपन इस माध्यम से समझेंगे। देखो कि जो मदर की जो गर्भाशय होती है उसमें मेनली 3 चीजें देखी जाएगी। कौन कौन सी? तो देखो, सबसे जो बाहर है, जो गर्भाशय के बाहर की ओर, यूट्रस के बाहर की ओर, उसे कहते हैं यूटेरियन एपिथेलियम या उपकला। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत सही और सटीक तरीके से और बहुत कम समय में आपको सारी प्लेसेंटा याद हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड होती है गर्भाशय संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होगी रुधिर कोशिकाओं की एंडोथीलियम, ये थर्ड वाली, और लास्ट में होगा क्या? ब्लड। अब अपन बात करें कि जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, भ्रूण में भी 3 प्रकार की सेल देखी जाएगी। देखो, एक तो सबसे बाहर की होगी वो कोरियोनिक एपिथेलियम होगी, दूसरी मध्य की होगी वो एम्ब्रियो कनेक्टिव टिश्यू या भ्रूणीय संयोजी उत्तक, और जो भीतर की तरफ होगी वो भ्रूणीय रुधिर वाहिका की एंडोथीलियम। बराबर। अब अपन बात करें तो ये जो प्लेसेंटा है इनमें देखा जाएगा कि जो कोरियोनिक विलाई है, जो एम्ब्रियो के कोरियोनिक विलाई है, वो यूट्रस की किस लेयर के साथ जुड़ेगी और उसी के हिसाब से क्या होगी? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। ये शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि अपन को याद करना है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। आगे इसकी फुल फॉर्म या जो इसका फुल जो आगे जो इसे पूरी तरीके से जो नाम लिख के अपन ने एग्जाम्पल के साथ जो इसके बारे में पढ़ा है उसे अपन नोट्स में बताएंगे। लेकिन अभी अपन देखते हैं कि देखो, अगर ये कोरियोनिक एपिथेलियम, ये जो एम्ब्रियो भ्रूण की कोरियोनिक एपिथेलियम, अगर ये मदर के यूटेरिन एपिथेलियम उपकला से जुड़ती है तो इसे कहते हैं एपिकोरियल प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? एपिकोरियल प्लेसेंटा। फिर अगर ये जो कोरियोनिक एपिथेलियम जो है, अगर वो मदर के गर्भाशय के संयोजी उत्तक से जुड़ती है तो इसे कहते हैं सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। मैं आपको बता दूं तो देखो, पहली कौन सी है? एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। अगर अपन नाम के बात करें तो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। दूसरा हो गया सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। थर्ड हो गया एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। 4 हो गया हीमोकोरियल प्लेसेंटा, और 5th है हीमो एंडोथीलियो प्लेसेंटा। हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। अब यहां पर जैसे ये दे रखा है कि अगर ये कोरियोनिक एपिथेलियम जो एम्ब्रियो की, वो मदर के किससे? गर्भाशय के संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ती है तो इसे क्या कहेंगे? अपन इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। बराबर। उसके बाद थर्ड आती है कि अगर ये कोरियोनिक एपिथेलियम भ्रूण की अगर मदर के रुधिर कोशिका की एंडोथीलियम से जुड़ती है तो इसे क्या कहेंगे? एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। बराबर। आगे अपन बात करें, अगर ये कोरियोनिक एपिथेलियम अगर मदर के ब्लड से जुड़ती है तो इसे कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। 4 प्लेसेंटा बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। अपन को डायग्राम से समझना है तो बहुत ही इजी होगा,
क्योंकि देखो यहाँ पर सब में कॉमन क्या आ रही है, कोरियोनिक एपिथेलियम, और यहाँ पर अगर गर्भाशय की जो पहले यूटेरियन एपिथेलियम से जुड़ेगी तो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, फिर अगर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ेगी तो सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, फिर रुधिर की कोशिका एंडोथेलियम से जुड़ेगी तो वो एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, और अगर फोर्थ है जो सीधा ब्लड के साथ जुड़े तो इसे कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। अब आता है कि लास्ट 5th नंबर की प्लेसेंटा। इसमें क्या होगा कि ये जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसकी जो भ्रूणीय रुधिर वाहिका है, क्या है, भ्रूणीय रुधिर वाहिका, अगर इस भ्रूणीय रुधिर वाहिका से अगर जो मदर के जो ब्लड है उससे अगर कोरियोनिक विलाय जुड़ते हैं और ये प्लेसेंटा बनती है तो इसे क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर तो होगा ब्लड के लिए आएगा हीमो, और यहाँ पर इसकी क्या है, एंडोथीलियम, तो ये प्लेसेंटा कौन सी हो जाएगी, हीमो एंडोथीलियो प्लेसेंटा। अपन ने देखा कि कोरियोनिक विलाय से जुड़ने के बाद प्लेसेंटा कैसे बनेगी। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें तो ये जैसे कोरियोनिक एपिथेलियम जो भ्रूण की है और ये मदर की कौन सी, यूटेरिन एपिथेलियम। जैसा जैसा अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अगर ये अभी फर्स्ट में इसके साथ जुड़ेगी कोरियोनिक एपिथेलियम, ये किसकी, यूटेरियन एपिथेलियम जो मदर की गर्भाशय से जुड़ी है, तो यहाँ पर बैरियर क्या होगा, कोई नहीं देखा जाएगा। अगर बात करें अपन सेकेंड की, कोरियोनिक एपिथेलियम, ये कोरियोनिक एपिथेलियम मदर की किससे, गर्भाशय की संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ जाएगी तो इसे कहते हैं सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें कौन हट जाएगी, तो आगे वाली ये जो लेयर होगी वो क्या होगी, इसमें हट जाएगी, कौन सी, यूटेरियन एपिथेलियम। इसी बेस पर देखो अगर अपन बात करें तो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा संपर्क एपिथेलियम से होगा, इसमें 6 उत्तक क्या होंगे, अवरोधक होंगे। कितने उत्तक अवरोधक होंगे, 6 उत्तक, और ये किस में पाई जाएगी, तो पीक और फोर्स में। देखो अब याद करने का तरीका, सर इसे याद कैसे करें, तो देखो ये एपी क्या कह रहा है, एपी, और पी से याद रख लेना पीक, पी से एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा और पी से याद रखना पीक, और पीक के साथ याद रखना फोर्स। इसमें उत्तक अवरोधक कितने हैं, 6। सेकंड है सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, बराबर, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, इसमें कितने बैरियर होंगे, 5 टिश्यू बैरियर होंगे, और ये किस में पाई जाएगी, कैटल, शीप और डियर। सिनडेस्मो, एस से याद रखना शीप, एस से याद रखना शीप, और शीप के साथ याद रखना कैटल और डियर, डियर हिरण, मतलब ये जैसे शाकाहारी जो जानवर है उसमें देखा जाएगा। थर्ड प्लेसेंटा आती है एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, कौन सी, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, इसमें कितने टिश्यू बैरियर है, 4 टिश्यू बैरियर। ये किस में आएगी, मांसाहारी, कॉर्निवोरस, डॉग, कैट और बियर। फोर्थ प्लेसेंटा है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, जिसमें टिश्यू बैरियर कितने हैं, 3 है। किस में आएगी, ह्यूमन, प्राइमेट्स, चमगादड़ और बेट्स, जिसे चमगादड़ कहते हैं। अब देखो आरपीएससी ने जो आपकी बार जो क्वेश्चन पूछा था, इस प्लेसेंटा से 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन अपन आगे चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने पूछा था कि ये जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें कौन सी प्लेसेंटा का टाइप होता है, और जैसे ये हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा, इसमें कितना बैरियर आएगा, 1 बैरियर, और किसमें होगी, रैबिट में। अब अपन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि अपना ये देखो कि निम्न में से कौन सा अवरोधक एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा अपरा में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य हासिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, गर्भाशय की उपकला। देखो भ्रूणीय रुधिर वाहिका की अंतःस्तरीय भित्ति ये बहुत पीछे होती है। कौन से प्लेसेंटा की बात कर रहा है, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, कौन से प्लेसेंटा की बात कर रहा है, तो देखिए अपन कौन से प्लेसेंटा की, वो कह रहा है कि एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, और एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में कौन सी हट जाएगी, तो ये यहाँ से जुड़ेगा रुधिर कोशिकाओं की एंडोथेलियम से, तो इसके आगे की ये जो दोनों लेयर है वो क्या हो जाएंगे, बैरियर हट जाएंगे, मतलब गर्भाशय की संयोजी उत्तक भी हट जाएगी और यूटेरियन एपिथेलियम भी हट जाएगी। आगे जो 26 का जो पेपर होगा उसमें ये इस बेस पे वापस क्वेश्चन पूछ सकता है, बराबर।
क्या हट जाएगी? गर्भाशयी उपकला हट जाएगी। कोरियोनिक उपकला हटने की बात नहीं आती है। गर्भाशय रुधिर वाहिकाओं की अंतःस्तरीय भित्ति ये बहुत पीछे होती है, और भ्रूणीय रुधिर वाहिका की अंतःस्तरीय भित्ति ये भी बहुत पीछे होती है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन आगे बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि प्राइमेट में पाया जाने वाला प्लेसेंटा या अपरा का प्रकार है। देखो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी आरपीएससी का जो पेपर हुआ था। तो अपन ने देखा था कि प्राइमेट्स में कौन सी प्लेसेंटा होती है? प्राइमेट्स में तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा। अब की बार जो एग्जाम आएगा इसी फ्लो चार्ट से भी दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न फिक्स है। लेकिन अगर आप इस सटीक तरीके से समझते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, वरना वही हो जाएगा कि पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए और सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमेट्स में पाया जाने वाला प्लेसेंटा अपरा का प्रकार कौन सा है? तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्वेश्चन आगे बात करें अपन, देखो ये सहजीवी संबंध या जो एक पारिस्थितिकी के संबंधित जो कॉन्सेप्ट है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब लैब असिस्टेंट से लेके आप फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर का जो भी एग्जाम है उसमें सब में पूछा जाता है। बस ये पूछने का तरीका बढ़ा देता है, और जैसे लैब असिस्टेंट का है तो उसमें बेसिक स्तर का पूछ लेगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड का है तो उसमें हाई स्टैंडर्ड का पूछ लेगा, बाकी क्वेश्चन हमेशा वही से आता है। अब इसमें सीधा इसने पूछा है कि नीचे कॉलम एक में संभावित समुच्चय दिए गए हैं जिसमें 0 को कोई विशिष्ट अंतःक्रिया नहीं और प्लस को लाभदायक तथा माइनस को हानिकारक को दर्शाता है। कॉलम 2 में दो जातियों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार को दर्शाया गया। अब देखो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड अपन पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं प्लस और 0 करके कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। देखो अपन को इसमें कुछ नहीं आता, मान लो एक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अपन को ये तो पढ़ा ना कि अगर दो जनों में कंपटीशन होगा, दो जने आपस में लड़ाई करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, किसी को फायदा कम होगा किसी को फायदा ज्यादा होगा, लेकिन नुकसान क्या होगा? दोनों को होगा। तो यहां पर दे रखा है कि पहला कि कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब दोनों को नुकसान होगा, तो यहां पर क्या होगा? इसके साथ सी होगा। अब अपन को पता है कि कॉमन सेलिज्म में क्या होता है कि एक को तो फायदा होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कॉमन सेलिज्म में क्या होगा? एक को फायदा होगा और एक को क्या होगा? न्यूट्रल। तो ए का क्या होगा? सहभोजिता। अब परभक्षण, अगर मैं किसी का भक्षण कर रहा हूं, या ऐसे समझने के लिए आप खुद पे अप्लाई करो तो उससे आप कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं किसी का परभक्षण कर रहा हूं तो मैं भक्षण कर रहा हूं, मुझे तो लाभ होगा लेकिन उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे परभक्षण में क्या होगा कि एक को तो क्या होगा? फायदा, और एक को क्या होगा? नुकसान। तो बी का क्या होगा? फर्स्ट। बी का क्या होगा? फर्स्ट। ए का क्या होगा? थर्ड। और दोनों में कंपटीशन है मतलब प्रतिस्पर्धा है तो क्या होगा? सेकंड। और अगर देखो एक को नुकसान हो रहा है और एक न्यूट्रल है तो इसे कहते हैं एमेंसेलिज्म। क्या कहेंगे? एमेंसेलिज्म। और इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर यही है कि अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन इजी क्वेश्चन को अपन कर पाएंगे, और अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम इन इजी क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और माइनस के साथ अपन अपनी जो रैंकिंग है उसको गिरा देंगे। तो अपन को देखना है कि अपन कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक करें और कहाँ अपन को नहीं करनी है। जो सिली मिस्टेक अपन ने जो लास्ट एग्जाम में करी है वो 26 के एग्जाम में नहीं करनी, और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है उसके बारे में ये सारी चीजें बताई जा रही है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। अब इसकी लैंग्वेज को इतना टफ बना दिया गया है कि अगर बेसिक बच्चा अगर थ्योरी पैटर्न में इसे पढ़ा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो गारंटी के साथ इस क्वेश्चन को गलत करेगा। और अगर किसी ने इसे डायग्रामेटिक समझा है तो वो बहुत ही इजी वे में इसको सही कर लेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ कि कैसे इसको अपन बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायग्राम की क्वालिटी थोड़ी कम है लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
देखो, अब ये जो फर्स्ट जो इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ, ये इन विवो अवस्था में इंसुलिन का निर्माण देखा गया। अब देखो, ये इंसुलिन की क्या थी, जीन थी। इस इंसुलिन की जीन से ये क्या बना, एमआरएनए। जैसे अपन को पता है कि कोई जीन है तो वो एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बन गई, प्रोटीन। अब ये एमआरएनए बनने के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ आगे 3 पेप्टाइड श्रृंखला में। कौन कौन सी, ए पेप्टाइड श्रृंखला, दूसरी बी पेप्टाइड श्रृंखला, और तीसरी सी पेप्टाइड श्रृंखला। ए पेप्टाइड श्रृंखला और बी पेप्टाइड श्रृंखला दोनों आपस में किससे बंधी हुई है, तो सल्फर डाइबॉन्ड से। किससे, सल्फर डाइबॉन्ड से। अब देखो, ये एमआरएनए का जो फॉर्मेशन हुआ, जिसमें ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड तीनों श्रृंखला प्रेजेंट है, इसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। ये बहुत ही इजी समझ में आ गया ना कि अच्छा, तीनों पेप्टाइड श्रृंखला प्रेजेंट है, इसे क्या कहेंगे, प्रो इंसुलिन, या इसे कहेंगे इनएक्टिव इंसुलिन। अब देखो, अब क्या करेंगे कि अपन इस प्रो इंसुलिन से ये सी पेप्टाइड को क्या कर देंगे, बाहर। क्या कर दी, सी पेप्टाइड श्रृंखला को क्या कर दिया जाता है, हटाया जाता है। तो बची क्या, ए पेप्टाइड श्रृंखला और बी पेप्टाइड श्रृंखला। तो ये जो ए पेप्टाइड श्रृंखला और बी पेप्टाइड श्रृंखला से जो प्राप्त हुआ, वो क्या हो गया, सक्रिय इंसुलिन। ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बेसिक है कि अच्छा, इंसुलिन की जीन थी, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, ए पेप्टाइड श्रृंखला, बी पेप्टाइड श्रृंखला और सी पेप्टाइड श्रृंखला तीनों बन गई। इसे क्या कहेंगे, प्रो इंसुलिन या इनएक्टिव इंसुलिन। अब इस प्रो इंसुलिन से अपन क्या करेंगे, सी पेप्टाइड को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और सी पेप्टाइड को बाहर करने पर ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड क्या होगी, अपने पास प्राप्त होगी। और इस ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को क्या कहेंगे, सक्रिय इंसुलिन। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ही लेंदी बनाया ताकि बच्चा क्या कर जाए, सिली मिस्टेक कर जाए। अब इन्होंने क्या पूछा कि मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही कथन का क्या कीजिए, चुनाव कीजिए। इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है कि परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होती। क्या ये कथन सही है या गलत है? तो अपन को पता है कि परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होती, क्योंकि प्रो इंसुलिन से अगर सी पेप्टाइड बाहर निकलेगी तो ही तो सक्रिय या एक्टिव इंसुलिन क्या होगा, अपने पास अवेलेबल होगा। सेकेंड उन्होंने पूछा, ऑप्शन दे रखा है कि आरडीएनए तकनीक से निर्मित इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित होती है। आरडीएनए तकनीक से निर्मित इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित होती है। देखो, यहाँ पर ऑप्शन यही है, और कहना तो यहाँ पर भी यही चाह रहा है, लेकिन एग्जाम में कॉन्सेप्ट को लेंदी बनाया जा रहा है ताकि बच्चा इससे डरे। लेकिन अगर आपका डायग्रामेटिक रूप से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी बढ़ा दे, आपके माइंडसेट को वो हिला नहीं सकती। आपने पढ़ा था कि जो आरडीएनए तकनीक से जो इंसुलिन बनता है, उसमें अगर सी पेप्टाइड उपस्थित हो, वो क्या हो गया, प्रो या इनएक्टिव इंसुलिन। अब यहाँ पर पूछा है कि सी प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होते हैं। हाँ, अपन ने देखा कि प्रो इंसुलिन में कौन से पेप्टाइड होते हैं, सी पेप्टाइड होते हैं। अब इन्होंने ऑप्शन डी पूछा कि इंसुलिन के ए पेप्टाइड व बी पेप्टाइड में डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल सिली मिस्टेक के साथ इन्होंने ऑप्शन में हेर फेर करके क्वेश्चन को लेंदी बना दिया। बात बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन क्वेश्चन को बहुत लेंदी कर दिया। अब जो एग्जाम आ रहा है, अपन को उसमें उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे अपन क्वेश्चन की बात करें। देखो, यहाँ पर इन्होंने इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो टॉपिक है, उनको प्लांट से जोड़ के ऑप्शन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा। कैसे? तो देखो, निम्न कथनों पर विचार कर दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। बराबर, सही विकल्प क्या करना है, चयन करना है। अब देखो, इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है कि अंतःझिल्ली तंत्र में हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम सम्मिलित है। अब देखना, अगर एग्जामिनर पीवाईक्यू के क्वेश्चन को उठाता है तो नेक्स्ट जो 26 का पेपर होगा उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तव में ये हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम किससे संबंधित है। ऑप्शन बी दे रखा है इसमें कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल होती है। अपन ने पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो प्रोटीन के लिए क्या होती है, सक्रिय होती है।
तो एक बार अपन कंफर्म कर देते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो तो क्या हुआ, सही हुआ। पहला क्वेश्चन देखा, वहां पर भी अपन को ईआर से संबंधित कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ा, और यहाँ पर भी ईआर से संबंधित ही कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे कि इन्होंने टॉपिक एक ही लिया है, लेकिन टॉपिक से इन्होंने लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन पूछे हैं। अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 40% लाना इस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अपन यही दिक्कत होती है ना कि अपन पढ़ते सही तरीके से नहीं है, और फिर एग्जाम में माइनस मार्किंग के तौर पर अपन क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है कि चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका लिपिड के संश्लेषण में प्रमुख स्थल है। हाँ, अपन को पता है कि जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो किसके संश्लेषण में प्रमुख है, तो वो लिपिड के संश्लेषण में प्रमुख स्थल है। पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं, ये भी कथन सही है। अब देखो, इन्होंने ये जो अंतःझिल्ली तंत्र के साथ जो क्वेश्चन में जो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम दिए हैं, क्या आपको पता है कि ये किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो C3 प्लांट है, जैसे अपने फोटोसिंथेसिस के जो वीडियो पढ़े हैं उसमें जो C3 प्लांट है, और C3 प्लांट जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, कौन सी प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, उसमें ये तीनों कोशिकाएं क्या होते हैं, काम आते हैं। किस में काम आते हैं? अपन ने यहाँ पे मैं बताऊं तो देखो, C2 साइकिल, Oscar in 3 cell organs, chloroplast, oxygen react with rubisco from photoglycolate, peroxisome हो गया, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? जैसे आपने अगर लास्ट वीडियो अपना फोटोसिंथेसिस वाला देखा होगा तो उसमें इसके बारे में पूरा सही से बताया गया है। तो क्वेश्चन को कहाँ से रिलेट कर दिया, एक तरफ तो पूछ रहा है सेल ऑर्गन से, और दूसरी तरफ पूछ रहा है वो प्लांट वाले कॉन्सेप्ट में चला गया। अब अगर बात करें कि अंतःझिल्ली तंत्र में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, तो देखो, ये जो गोल्जी का जो अपना कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, ये वाला गोल्जी का जो अपने कॉन्सेप्ट देखा, तो इसमें ही आपको मैं बता दूं कि ये जो अंतःझिल्ली है उससे कौन कौन से कोशिकांग काम करते हैं। देखो, एक तो ये हो गया SER और ER, SER और ER, ये दोनों, मतलब एक तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा हो गया गोल्जी बॉडी। कौन सा हो गया? पहला तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा हो गया कौन सा? गोल्जी बॉडी। इसमें तीसरा जो काम करता है वो करता है लाइसोसोम, और जो फोर्थ होता है वो होता है वैक्यूल्स। कौन सा होता है? वैक्यूल्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वैक्यूल्स की जो बाहर लेयर होती है वो किसकी होती है, तो टोनोप्लास्ट की। किसकी होती है? टोनोप्लास्ट की। समझ में आया? इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछने की कोशिश करी? बहुत क्वेश्चन इजी था, लेकिन अपन ने उस पैटर्न से पढ़ा नहीं था, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन को अपन क्या कर बैठे होंगे, गलत कर बैठे होंगे। अगर आपने सही करा है तो आप उस अप्रोच तक पहुंच पा रहे हैं। अपन आगे इस क्वेश्चन की बात करें। देखो, ये सवालों से बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी ऐसा करा कि ऑप्शन में लैंग्वेज को बहुत बढ़ा दिया और क्वेश्चन को लेंथी कर दिया। अब बच्चा क्या करता है कि आगे के दो ऑप्शन पढ़ता है और फिर कहता है कि यार इतना लेंथी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको स्किप करो, और एक बार क्वेश्चन स्किप हुआ वो फिर वो बाद में अटेम्प्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन शैवाल के एक वर्ग से संबंधित है, शैवालों के उस वर्ग की पहचान कीजिए। बराबर। अब यहाँ पर दे रखा है कि अलैंगिक प्रजनन जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न कशाभी युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। अपने लिए अगर अपन ने नोट्स नहीं पढ़े होंगे नए तरीके से, तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपन कह सकते हैं कि अपन को नहीं पता इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की आंतरिक परत व पेक्टोज की बाह्य परत से बनी होती है। एक बार को अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ये किससे संबंधित है, तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि इस वर्ग के सदस्यों में हरित लवक में पायरिनोइड नामक संग्राही काय पाए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जो पायरिनोइड जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिनोइड क्या होता है कि क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं उसमें जो सेंटर में होता है, सेंटर में किसका स्टोर होता है? प्रोटीन का। सेंटर में किसका स्टोर होता है? प्रोटीन का। और ये जो बाह्य है, बाह्य सरफेस है, सरफेस में किसका स्टोर होता है? स्टार्च का। अब कई बार क्या होता है कि अपन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्रोटीन सेंटर में था या फिर स्टार्च सेंटर में था। तो इसको याद रखने का तरीका, सरफेस
सरफेस का एस और एस से क्या हो गया स्टार्च, सरफेस का एस और एस से क्या हो गया स्टार्च। तो प्रोटीन कहाँ पे हो गया सेंटर में, सरफेस का एस और एस से क्या होता है स्टार्च, तो स्टार्च क्या हो गया सरफेस पे और सेंटर में क्या हो गया प्रोटीन। अगर आपको इस संरचना के बारे में भी नहीं पता होगा तो अपन आगे बढ़े, जैसे स्पाइरोगायरा, कारा और क्लेमाइडोमोनास और वोल्वक्स इस वर्ग के सदस्य हैं। अगर आपने एल्गी का जो पहला ही पार्ट पढ़ा होगा क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी के बेसिक एग्जाम्पल है सीधे क्लेमाइडोमोनास। आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा लेकिन क्लेमाइडोमोनास को तो जरूर पढ़ा होगा। तो ये आगे के तीन ऑप्शन आपको नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन में दे रखा है कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास तो बहुत बेसिक है, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते थे टिक कर सकते थे। यहाँ पर अपन फिर भी बच्चा ये कहेगा कि सर पेपर बहुत लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं था, इन्होंने शॉर्ट दिया है कि आप अगर सही से पढ़े हो तो आप शॉर्ट नोट के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। पर अपन यही दिक्कत कर जाते हैं कि सर पेपर की लैंग्वेज देख के अपन कई बार डर जाते हैं और अपन उस हिसाब से पढ़ते नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट को आप सरसरी निगाह से मत देखो, उसमें उतरने की कोशिश करो। आरपीएससी का पहला पैटर्न ये था कि वो चलो ठीक है, अगर एक बच्चा है उसे आप पूछ लो कि आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता कितने किलोमीटर का आता है, वो कह देगा कि सर 1 किलोमीटर का। पहले आरपीएससी का पैटर्न वो था, वो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछती थी। लेकिन बदलते पैटर्न के साथ क्या है कि आपका जो आपके घर से आपके स्कूल का जो रास्ता है उसके बीच में कितने पेड़ हैं कितने घर हैं उन सब के बारे में डिटेल पूछेगा ही अब। तो आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी गहराई तक जाना है और उसको इस हिसाब से मॉडिफाई करना है कि आप लंबे समय तक उसे रिवीजन में याद कर सको। और एक चीज़ अगर आपको पढ़ने का तरीका बदलना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप थ्योरी पैटर्न में लिखना बंद करो, डायग्रामेटिक सिस्टम को समझो। और अपना जो ऐप है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी, आपको वो पूरा डायग्रामेटिक तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा। तो आपने अभी तक कोर्स परचेस नहीं करा होगा तो अपने जो फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चल रही है ऐप पे द एचजी कॉन्सेप्ट से, वहां पर इस पूरे पैराग्राफ को और पूरे फर्स्ट ग्रेड के कोर्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझाया गया है और बहुत ही कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में। तो आप जाके वहां पे इस कोर्स को परचेस करें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। अब अपन इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।